चलिए आपको दिखा देते हैं, कहानी सुना देते हैं एक ऐसे कबाड़ी की जिसकी करोड़ों की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क कर दिया है। सुनने में अजीब लग रहा होगा। मेरठ का मुन्नू कबाड़ी, जिसे देखते ही देखते करोड़ों की संपत्ति बनाते देखा गया, लेकिन जब राज खुला तो कबाड़ी को जेल भेजा गया और कब्जे में ली गई उसकी सारी संपत्ति। तो देखिए किस्सा करोड़पति कबाड़ी का। मुन्नू उर्फ मोइनुद्दीन उद्दीन मोहम्मद का 3000 वर्ग मीटर का प्लॉट है। ये संपत्ति इसे कुर्क कर लिया गया है। कबाड़ी ने खड़ी कर ली करोड़ों की संपत्ति। कबाड़ी की करोड़ों की संपत्ति कुर्क। पुलिस की मौजूदगी और मुनादी की आवाजें इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी हैं कि कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जिसकी संपत्ति को पुलिस कुर्क कर रही है वो एक कबाड़ी है। जी हां, सुनने में अटपटा लगी, लेकिन उसका नाम है मन्नू कबाड़ी। दरअसल मेरठ में वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह को पनाह देने का काम मन्नू कबाड़ी करता रहा है और अपने इसी धंधे से बना ली करोड़ों की संपत्ति। चोरी की गाड़ियों की कटाई का काम। मन्नू कबाड़ी गाड़ियों के पार्ट्स बेचता था। मन्नू कबाड़ी ने बना ली करोड़ों की संपत्ति। फिलहाल जेल में बंद है मन्नू कबाड़ी। मुन्नू उर्फ मोइनुद्दीन कबाड़ी, जिसका कि पोतीगंज में आप सभी जानते हैं कि इसका कारोबार अवैध कारोबार था। गाड़ियों का कटान, गाड़ियों की चोरी से लेकर और गाड़ियों के अवैध कटान तक ही शामिल थे। इन पर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई थी। आपको बता दूं, गैंगस्टर एक्ट में प्रावधान है कि यदि गैंगस्टर के रूप में कार्य करते हुए किसी व्यक्ति द्वारा कोई संपत्ति अपने ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की जाती है, चाहे वो अपने नाम में हो चाहे वो किसी और के नाम में हो, अगर ये प्रमाणित हो जाता है कि उस व्यक्ति ने ये संपत्ति गैंगस्टर के रूप में जो अपने क्रियाकलाप है उससे अर्जित करी है, तो उसको कुर्क करने का अधिकार जिलाधिकारी महोदय को कुर्की का आदेश पारित करने का अधिकार है। मेरठ का सूतीगंज इलाका चोरी की गाड़ियों की कटाई के लिए बदनाम है और इसी काम का सरगना है मन्नू कबाड़ी। 10 साल पहले मिस्त्री का काम करता था। चोरी की गाड़ियों को खरीदने का काम करता था। गाड़ियों को काटकर बेचने का धंधा था। पुलिस से भी साठगांठ रखता था मन्नू कबाड़ी। फिलहाल अपने नाम के पीछे कबाड़ी लगाकर अपने कुकर्मों को बचाने की कोशिश मन्नू कबाड़ी करता रहा, लेकिन चोरी की गाड़ियों को ठिकाने लगाने का काम वो लंबे वक्त से करता रहा। पुलिस ने मन्नू कबाड़ी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और अब उसकी पाप की संपत्ति को जब्त कर लिया है। मुझे प्रसन्नता है कि इसमें कठोर कार्रवाई हुई, जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्रवाई हुई और इसमें जिलाधिकारी महोदय ने इनकी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश किया। पुलिस ने संपत्ति चिन्हित कर रखी थी, तो सभी संपत्ति को मुनादी करके कुर्क किया गया है। लोगों को आगाह किया गया है कि इस तरह के क्रियाकलाप, इस प्रकार के कार्यों से बचें। लगभग 1 करोड़ रुपए से ऊपर की चल और अचल संपत्ति है। बस है, मोटरसाइकिलें हैं, स्कूटीज हैं और इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी प्लॉट है जो उसने खरीदे थे। इस प्रकार से हम और भी गैंगस्टर के अपराधियों की भूमि को और उनकी संपत्ति को चिन्हित करेंगे और उनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई करेंगे। फिलहाल पुलिस ने मन्नू कबाड़ी की 1 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। पूरे ढोल नगाड़ों के साथ पहले पुलिस ने मुनादी की, फिर इलाके में मन्नू कबाड़ी के कारनामों को बताया और फिर लगा दिया संपत्ति पर सरकारी ठप्पा। लगातार यूपी पुलिस गुंडे, माफिया और दबंगों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई है, जिसमें दहशत के दम पर खड़ी की गई इमारतों को जमींदोज किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ऐसी संपत्तियों को कुर्क करके ऐसे अपराधियों की कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है। एबीपी गंगा के लिए मेरठ से सुधीर की रिपोर्ट। तो करोड़पति कबाड़ी के बाद अब बात लखनऊ में अलकायदा के 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद लगातार उनसे पूछताछ चल रही है और इसी के साथ हर रोज नए खुलासे भी हो रहे हैं, जिसमें सीरियल ब्लास्ट से लेकर फिदायीन हमले तक की प्लानिंग सामने आ चुकी है। लेकिन अब सामने आया है आतंकियों का पूरे यूपी में नेटवर्क फैले होने की खबर, जिसमें यूपी के अलग अलग जिलों में इनकी आतंकी गतिविधियां चल रही थी। देखिए, आतंकी बोल रहा है, राज खोल रहा है। यूपी में फैला आतंक का जाल।
आतंकियों के मददगारों का चौंकाने वाला कबूलनामा। मास्टरमाइंड से होगा मददगारों का आमना सामना। यूपी के शहरों में सीरियल ब्लास्ट की साजिश रचने वाले आतंकियों का कच्चा चिट्ठा धीरे धीरे खुलता जा रहा। आतंकी मिन्हाज और मसीरुद्दीन के मददगारों ने ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया जो सन्न कर देगा। रिमांड पर लिए गए मोहम्मद मुस्तकीम, मोहम्मद मुइन और शकील ने बताया कि यूपी के कई शहरों से आतंकवादियों के तार जुड़े थे। आतंकियों ने कानपुर, गाजियाबाद, चंदौली और मुजफ्फरनगर से असलहे और कारतूस खरीदे थे। मतलब इन शहरों में भी आतंकियों के मददगार बैठे हुए हैं। आतंकी मिन्हाज और मसीरुद्दीन ने अपने आका उमर हलमंडी के इशारे पर यूपी की राजधानी लखनऊ समेत धार्मिक और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 6 जनपदों को टारगेट पे रखा था। इसमें अयोध्या और मथुरा के कई धार्मिक स्थानों की रेकी भी करा ली गई थी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र गोरखपुर के अलावा आगरा और कानपुर शामिल थे। जिन 3 मददगारों को एटीएस ने 7 दिन की रिमांड पर लिया है, उन्होंने पूछताछ में यह भी बताया कि आतंक के लिए नया मॉड्यूल तैयार किया जा रहा। इसके लिए यूपी के अलग अलग जिलों में आतंक कंपनी तैयार हो रही थी। अलकायदा के आतंकियों ने जिस तरह से ई रिक्शा पर कुकर बम प्लांट करके छोटे छोटे धमाकों का प्लान बनाया और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का ब्रेन वॉश करके उन्हें जिहादी के रूप में तैयार किया, उससे जांच एजेंसियां इस बात की आशंका जता रही हैं कि यह कोई नया मॉड्यूल रूप लेने जा रहा था। ये जांच एजेंसियों के लिए कान खड़े करने वाली बात है। अलकायदा आतंकियों के संपर्क में रहने वाले 3 मददगारों को एटीएस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया था। इनमें शकील भी था और मुजफ्फरनगर का रहने वाला मुस्तकीम भी। साथ ही एटीएस ने लखनऊ के ही न्यू हैदरगंज कैंपबेल रोड से मोहम्मद मुइन को भी 14 जुलाई को दबोचा था। लखनऊ के काकोरी मामले में अब तक 6 संदिग्ध एटीएस के हत्थे चढ़ चुके हैं। जांच एजेंसियां इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। इसके लिए आतंकी मिन्हाज और मसीरुद्दीन का जल्द उनके मददगार शकील, मुस्तकीम और मुईद से आमना सामना कराया जाएगा। दोनों के बीच में क्रॉस क्वेश्चनिंग में कई नए राज का पर्दाफाश होगा, ऐसा एटीएस के अफसरों का मानना है। धीरे धीरे कड़ियां जुड़ रही हैं। आतंक के नए ठिकानों का पता चल रहा है। असली खेल का खुलासा होना तो तब शुरू होगा जब तीनों मददगारों को एटीएस, मिन्हाज और मसीरुद्दीन के सामने बैठाएगी। तभी पता चलेगा कि अंसार गजवातुल हिंद मॉड्यूल से जुड़े और राज क्या क्या हैं। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा। इसी बीच आपको बड़ी खबर बताएं, 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर इस वक्त नजर आ रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। उनका संबोधन चल रहा है, क्या कह रही हैं आपको सुनवाते हैं। और जो हमारे वरिष्ठ नेतागण थे उनके साथ भी हमने बातचीत की। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो संगठन हमने बनाया है, आपको पता है कि किस तरीके से 3 दिन का ये दौरा है प्रियंका गांधी वाड्रा का, जहां पर वो आज लखीमपुर खीरी भी गई, लेकिन अब वो लखनऊ वापस आई हैं। क्या कह रही हैं आप सुनिए। उस लक्ष्य की ओर काम करें। आप सबने देखा है कि 2019 के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में जितने भी मुद्दे उठे, जहां जहां संघर्ष हुआ, जहां और जब किसी को तकलीफ हुई, तब उसके पास सबसे पहले कांग्रेस का कार्यकर्ता पहुंचा। सड़क पर आपने आंदोलन की,
जिनको पीड़ा हो रही थी आपने उनके लिए आवाज उठाई। कोरोना के चलते सबसे ज्यादा राहत का कार्य कांग्रेस के कार्यकर्ता ने किया, कांग्रेस के नेताओं ने किया। चाहे दिल्ली से पैदल चलते हुए जो लोग अपने गांव की तरफ आए, उनके लिए राहत, खाना, उनके लिए मदद आप लोगों ने उनको देश के अन्य शहरों से घर पहुंचाने का काम भी किया। और गांव-गांव में, चाहे पहली लहर में चाहे दूसरी में, तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का कार्यकर्ता ही खड़ा रहा। उसने हिम्मत दिखाई, चाहे कोरोना के डर से रुकना नहीं, आगे बढ़े और आपने राहत का कार्य किया। इसी तरह से जितने भी मुद्दे उठे आप सब आगे बढ़े। तो मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ आपको कि जनता के जो मुद्दे हैं, जनता का जो संघर्ष है, जनता की जो भावना है, उससे जुड़िए। जब आप उससे जुड़ेंगे, जब आप नए लोगों को अपने संगठन में लेकर पुराने लोग, वरिष्ठ नेता को साथ चलाकर काम करेंगे, तभी हम एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। आप सब अगर कांग्रेस के संगठन में उत्तर प्रदेश में एक नई ऊर्जा आई है तो आप लाए हैं। अगर संगठन आज दिख रहा है तो ये कार्य आपने किया है। अगर आप चर्चा में आए हैं, कांग्रेस चर्चा में आई है, तो ये कार्य भी आपने किया है। आपको इस बात पर गर्व होना चाहिए कि आज हर न्याय पंचायत में हमारा संगठन बना है। आपको इस बात पर गर्व होना चाहिए कि आज हर जिले में प्रशिक्षण के कार्य हो रहे हैं, जिसके बाद आप ग्राम पंचायत तक संगठन को बनाएंगे और कमेटियों का गठन करेंगे। और आपको सबसे बड़ी बात, इस चीज पर आपको गर्व होना चाहिए कि जो संगठन बना है वो फर्जी और कागजी नहीं है। तो अगर आप इतनी बड़ी तादाद में आज यहाँ आए हैं, उसकी भी वजह यह है कि हम सब ने एक साथ काम किया है। तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि आज से चुनाव तक 24 घंटे काम करने का अपना लक्ष्य बनाइए। रुकिए मत, डरिए मत, आगे बढ़ना है, मजबूती से बढ़ना है और चुनाव को जीतना है। और ये सिर्फ और सिर्फ अच्छा, आपको चुनाव जीतना है? सुन लीजिए, लड़ने के लिए अनुशासन भी जरूरी है। तो सुन लीजिए, मैं इतना कहना चाहती हूँ आपको कि मन बनाइए, मजबूत बनिए और एक साथ हम आगे बढ़ेंगे। चुनाव की तरफ इतना काम करेंगे कि सबको शर्मिंदा कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो प्रियंका गांधी को सुन रहे थे आप, जहां वो तमाम कार्यकर्ताओं में जोश भर रही थी कि किस तरीके से चुनावी मैदान में उतरना है। 24 घंटे काम करना है और अपने काम से ही बाकियों को शर्मिंदा करना है। पार्टी को
जीत का मंत्र देती नजर आ रही थी मंच पे, और ये रहा हुजूम तमाम कार्यकर्ताओं का और पदाधिकारियों का रेला यहां पर देखा गया। और किस तरीके की तस्वीरें आई जरा देखिए, मैनेज करना मुश्किल हो गया यहां पर, जहां तमाम कांग्रेस के समर्थक कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। यहां आप देख सकते हैं, हालांकि एक और लाइन जो कही प्रियंका ने कि जीत के लिए अनुशासन भी जरूरी है, इसीलिए सुनिए और जीत का मंत्र लेकर जाइए। पुराने और नए नेता मिलकर काम करें, बिना डरे काम करें, एकजुटता से संगठन मजबूत होगा। और इसी इरादे के साथ हमें मैदान में उतरना है, चुनावी मैदान में, लोगों के बीच में। कोरोना काल में कांग्रेस ने काम किया है, तो कैसे कोऑर्डिनेशन बनाना है, सामंजस्य कैसा हो, अनुशासन हो और 24 घंटे काम करने की मंशा हो। कुल मिलाकर जीत का मंत्र देने की कोशिश तमाम कार्यकर्ताओं के जोश के बीच महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा संबोधित कर रही थी और विजय मंत्र दे रही थी। कह रही थी कि अनुशासन से विजय की तरफ बढ़ा जा सकता है और जीत का मंत्र यही है कि हम एकजुट होकर 24 घंटे काम करें, 24 घंटे तक काम करने का लक्ष्य बनाएं और विजय श्री हासिल करनी है। हर किसी से पूछा उन्होंने मुस्कुरा के कि आपको भी चुनाव जीतना है, जीतना है तो अनुशासन के साथ लगिए और 24 घंटे लगिए, क्योंकि एकजुटता से ही संगठन मजबूत होगा। 24 घंटे तक काम करने का लक्ष्य होना चाहिए। तो तमाम कार्यकर्ताओं समर्थकों के हुजूम के बीच प्रियंका गांधी वाड्रा ने तमाम बातें सामने रखी, विजय मंत्र दिया, जहां उन्होंने साफ तौर पे हर एक कार्यकर्ता को यह स्पष्ट संदेश दिया कि 24 घंटे काम करने की मंशा रखिए, पुराने और नए नेता मिलकर काम करिए। कोरोना काल में भी हमने काम किया है और अब वक्त आ गया है कि 24 घंटे का लक्ष्य बनाइए। इसके अलावा जिक्र करती है कि कोरोना काल में किस तरीके से कांग्रेस ने लोगों की मदद की है। अब चुनाव नजदीक है तो लोगों को याद दिलाइए, 24 घंटे का लक्ष्य बनाइए, उनके बीच जाइए और विजय के लिए, जीत के लिए हर तरफ से प्रयासरत होइए, मैदान में उतरिए। चलिए हम सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा का और जानने की कोशिश करते हैं। शैलेश, जिस तरीके का हुजूम दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से लोग उमड़े हुए हैं, कह सकते हैं कि एक माहौल तो नजर आ रहा है कांग्रेस के लिए। देखिए, निश्चित रूप से बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता आए हुए हैं, लेकिन इसके बाद ये कार्यकर्ता जो है और आगे वोट में कितना करिश्मा दिखा पाएंगे जिस समय चुनाव आएंगे, वोट के समय, ये देखने वाली बात होगी। देखिए, आज प्रियंका गांधी ने जब अपना भाषण शुरू किया तो उन्होंने अपने जो कार्यकर्ता थे उनसे कहा कि बिना डरे मजबूती से आगे बढ़ना है और चुनाव को जीतना है। लेकिन ये टास्क इतना आसान नहीं है, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की क्या स्थिति है किसी से छुपी नहीं है। 7 विधायक अगर हम पिछले चुनाव की बात करें, उसमें भी 2 अपने साथ छोड़ चुके हैं एक तरह से। तो ऐसे में जो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है और बहुत बड़ी जंग कह सकते हैं चुनाव में होगी। बहरहाल एक नज़ारा कांग्रेस कार्यालय का हम दिखाते हैं कि किस तरह से कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। अपने कैमरा सहयोगी से हम कहेंगे, प्रमोद से, कि यहाँ पर तस्वीर दिखाई। देखिए, यही वो मंच है जहाँ से अभी प्रियंका गांधी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थी और उन्होंने कार्यकर्ताओं से यही कहा कि चुनाव में जाना है। और एक जो खास चीज़ देखिए जो कही प्रियंका ने, वो थी स्ट्रैटेजी को लेकर। स्ट्रैटेजी की अगर बात की जाए तो प्रियंका ने साफ बोला कि ग्राम पंचायत तक संगठन को बनाएंगे, समितियों का गठन करेंगे। ये देखिए, हमने पहले भी कहा था कि इस बार कांग्रेस जिस स्ट्रैटेजी पे चल रही है, ये वही स्ट्रैटेजी है जो कहा जाता है कि जिस पर आमतौर पर भाजपा काम करती रही, यानी बूथ स्तर पर बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर जाकर अपने कार्यकर्ता को, अपने संगठन को मजबूत करना। और कुछ वैसी ही स्ट्रैटेजी जो है कांग्रेस लेती नजर आ रही है। प्रियंका गांधी के अगर कल से दौरे को लेकर हम आज तक की बात करें तो देखिए, प्रियंका लखनऊ आई, आने के बाद जिस तरह से वो गांधी प्रतिमा के सामने मौन धरने पर बैठ जाती हैं, आवाज़ उठाती हैं, सरकार को घेरने के लिए विरोध प्रदर्शन था, वो उनका मौन धरना था। यानी साफ जाहिर है कि एक तरफ सरकार को किन मुद्दों पर घेरना है, इसके लिए लक्ष्य तय हो चुके हैं, तो दूसरी तरफ किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाना है। अगर बात करें, प्रियंका गांधी ने रोजगार के मुद्दे पर, महिलाओं के साथ जो हुआ उसके आरोप लगाते हुए कि महिलाओं के साथ यहाँ पर अत्याचार हो रहा है, इस मुद्दे पर, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, इन तमाम मुद्दों पर, यहाँ तक कि जो कोरोना काल की अगर बात करें उसको भी मुद्दा बनाया गया और ये मानते हुए कि कोरोना काल में अच्छा प्रबंधन नहीं हुआ, इन सारे मुद्दों पर कहीं ना कहीं सरकार को घेरा है। और आज इसके बाद
जिस तरह से लखीमपुर जाती हैं, पंचायत चुनाव में जो महिला के साथ अभद्रता बदसलूकी हुई उस महिला से मिलती हैं, वहाँ पर वो कहती हैं कि जब मौका होगा आगे पर्चे भरे जाएंगे तो कांग्रेस महिला प्रत्याशियों के साथ खड़ी होगी महिलाओं के सम्मान के लिए। ये एक मैसेज था महिलाओं को। साथ ही अगर हम 2 दिन की बैठकों की बात करें तो देखिए आज जो यहाँ पर हुआ, शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी, हजारों अभ्यर्थी लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया जाता है मिलने के लिए। कल किसान यूनियन के लोगों से मुलाकात करती है प्रियंका। यानी कुल मिलाकर जो भी सरकार से नाराज है उनको अपने साथ लाना है। लेकिन शैलेश जो देखिए, भी मुद्दे जब हमारा बहुत वोट बैंक सारे हो सकता होते है, जो हैं लगता है तो क्या पक्ष- कोई एक अहम मुद्दा को बिंदु बनाकर उसके आसपास की रणनीति गढ़ी जाती है? कोई ऐसा मुद्दा भी सामने आ रहा है या फिर सारे मुद्दों को जरा जरा छुएंगे और आगे बढ़ेंगे? देखिए मुद्दे तो अलग अलग कोई भी राजनीतिक दलों बहुत से उठा सकता है, लेकिन अगर बात करें जो कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने इस बार के जो चुनाव होंगे उसके लिए जो मुद्दा चुना है, फिलहाल जो दिख रहा है वो है रोजगार। यानी उन लोगों को साधो जो रोजगार ना मिलने से परेशान है। दूसरा मुद्दा उठाया है कानून व्यवस्था का, एक मुद्दा उठाया महिलाओं के सम्मान का। देखिए अमूमन जब भी चुनाव आते हैं आप देखिए रोजगार हमेशा से मुद्दा रहा है, किसान हमेशा से एक बड़े वोट बैंक के रूप में सभी राजनीतिक दलों को दिखते, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, हम किसी एक दल की बात नहीं करेंगे, हमेशा इसीलिए सबके एजेंडे में रहता है। महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की बात हो, वो भी हमेशा उसके नाम पर चाहे कोई भी रहे चुनाव में लड़ने के लिए वो बात करता है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये वो मुद्दे हैं जिन पर जब सत्ता पक्ष में कोई होता है तो दूसरा विपक्षी दल जो होता है वो घेरने की कोशिश करता है। निश्चित रूप से वही मुद्दे एक तरह से इस बार भी हैं और इसीलिए उनको साधने की कोशिश की जा रही है जिनके मन में कहीं ना कहीं सरकार को लेकर नाराजगी है, सिस्टम को लेकर नाराजगी है, उनको साधने की कोशिश है। और इसके लिए कांग्रेस जो स्ट्रेटेजी अच्छा, अपना रही है वो है शैलेश, ये बात जो कही गई कि पुराने और नए लोगों का सामंजस्य होना चाहिए, मिलकर साथ चलना है और बिना डरे साथ चलना है, इस बात का भी जिक्र किया उन्होंने। बहुत अहम बात कही उन्होंने। देखिए पिछले कुछ समय में अगर हम कहें, एक तरफ कांग्रेस जो है अपनी ज़मीन मजबूत करने के लिए काम कर रही है, दूसरी तरफ पिछले कुछ दिनों की ही अगर बात करें तो कई ऐसी तस्वीरें सामने आई, कई ऐसे मामले सामने आए जब ये लगा कि कांग्रेस में अंदर ही सब कुछ ठीक नहीं है, आपस में ही कहीं ना कहीं जो समन्वय है उसकी कमी दिखी। कई आपस में नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते, हमने देखा कि कुछ पुराने कांग्रेसी नेता थे, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष तक पर आरोप लगाए। तो कहीं ना कहीं आपस में जो सामंजस्य की कमी है, तो प्रियंका गांधी यहाँ पर जब आई है मिशन 2022 के लिए तो ये कोशिश है उनको लेकर चले। और जहाँ तक बात है नए और पुराने यानी जो वरिष्ठ नेता हैं उनका अनुभव, युवाओं की एनर्जी यानी ऊर्जा, ये साथ लेकर चलने की बात है ताकि पुरानों का अनुभव लिया जाए। देखिए पिछले काफ़ी समय से ये एक बात निकलकर सामने आई कि जो पुराने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनको एक तरह से दरकिनार कर दिया गया, उनको वो तवज्जो नहीं मिल रही है। कई कांग्रेस के नेता थे जो पार्टी से बाहर भी हुए इस बीच। तो अब अगर आप देखें कि किस तरह से पार्टी की जो कोशिश है, हमें नए चेहरों को लाना है लेकिन पुरानों को भी तरजीह देनी है, दोनों मिलकर काम करें। एक बार फिर से हम बोलेंगे ये वैसी ही स्ट्रैटेजी है जिस तरह से बिल्कुल शैलेश, ये जो सामंजस्य की स्थिति है वो कितनी अहम है, आप पड़ोसी राज्य उत्तराखंड से भी सीख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति ना हो, सबका सामंजस्य बना रहे। कम से कम इस पर जरूर काम कर रही होंगी प्रियंका गांधी वाड्रा, ये दिखाई दे रहा है फिलहाल तो। शुक्रिया शैलेश।